नमस्कार। आप सुन रहे हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी की अमर कृति चित्रलेखा। में प्रातःकालीन समीरण चलने लगा। पूर्व दिशा में हल्का सा प्रकाश हो रहा था। पक्षियों ने उड़ना आरंभ कर दिया। बीजगुप्त लौट आया। लौटकर वह सो गया। जिस समय वह सोकर उठा, दिन दोपहर चढ़ गया था। श्वेतांग के साथ यशोधरा आवश्यक चीजें खरीदने बाजार चली गई थी। नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद बीजगुप्त मृत्युंजय के पास गया। मृत्युंजय ने बीजगुप्त को देखते ही कहा, अरे बीजगुप्त, आज आप बहुत विलंब से उठे। क्या रात्रि के समय आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आई? बीजगुप्त ने कहा, हाँ, मैं रात भर सोचता रहा। मृत्युंजय ने पूछा, क्या सोचते रहे? बीजगुप्त ने कहा, भावी जीवन के विषय में ही कुछ सोचता रहा। मृत्युंजय थोड़ा सा मुस्कुराए। जीवन से चित्रलेखा के निकल जाने के बाद भावी जीवन पर विचार करना स्वाभाविक है। आर्य बीजगुप्त, कुछ निर्णय भी किया? मृत्युंजय की मुस्कुराहट में छिपे हुए व्यंग से बीजगुप्त तिलमिला उठा। अपनी बात कहते कहते वह रुक गया। अभी कुछ निर्णय नहीं किया, पर शीघ्र ही कुछ न कुछ निर्णय करना होगा। मैं जानता हूँ आर्य बीजगुप्त कि तुम्हारा क्या निर्णय होगा। मैं मनुष्यों की मना प्रवृत्ति को कुछ कुछ पहचानने लगा हूँ। बीजगुप्त ने बात बदलते हुए कहा, आर्य, आपने अपने सेवकों को चलने का प्रबंध करने का आदेश दे दिया होगा। हाँ, और तुम्हारे सेवकों को भी श्वेतांग से आदेश दिलवा दिया है, मृत्युंजय ने बताया। बीजगुप्त ने कहा, अच्छा किया। इस समय यशोधरा का कंठस्वर बाहर सुनाई पड़ा। आर्य श्वेतांग, यदि हम मणिमाला पिताजी ने पसंद न की तो तुम्ही को फेरनी पड़ेगी। तुम्हारे कहने से ही मैंने इसको खरीदा है। इन शब्दों के साथ यशोधरा ने प्रवेश किया। यशोधरा ने हंसते हुए कहा, आर्य बीजगुप्त, आप सोते रह गए और देखिए मैं कितनी वस्तुएं ले आई। आपने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा? बीजगुप्त ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी यशोधरा, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता तो मुझे भी न थी, पर काशी से लौटते समय काशी की सौगात तो ले लेनी चाहिए थी। इतना कहकर यशोधरा ने अपना सामान खोलना आरंभ किया। ये कैसी है? एक मणिमाला यशोधरा ने बीजगुप्त के हाथ में देते हुए पूछा। अच्छी है, पर काफी अधिक मूल्यवान भी होगी। हाँ, मैंने अभी इसे मोल नहीं लिया है, केवल पिताजी को दिखलाने के लिए लेती आई हूँ। मृत्युंजय ने मणिमाला ले ली और कहा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो ले लो। यशोधरा ने अन्य वस्तुएं दिखलाईं, सभी पसंद कर ली गईं। बीजगुप्त ने श्वेतांग की ओर देखा। तुमने कुछ नहीं लिया? श्वेतांग ने कहा, स्वामी से मैंने कुछ पूछा नहीं था, और फिर मुझे कुछ आवश्यकता भी तो नहीं थी। नहीं, तुम्हें कुछ अपने लिए अवश्य लेना चाहिए था। मैं भी चलता हूँ। देवी यशोधरा, यदि तुम्हें कष्ट न हो तो फिर से नगर चल सकती हो। मुझे अपने लिए वस्तुओं को पसंद करने में तुम सहायता दे सकोगी। बीजगुप्त ने यशोधरा की ओर देखा। मैं चल सकती हूँ, पर भोजनों उपरांत। अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ। भोजन करने के बाद बीजगुप्त ने मृत्युंजय से पूछा, आर्य, आप भी चलिएगा? मृत्युंजय ने कहा, नहीं, मैं अब बहुत वृद्ध हो गया। मुझे नगर के जनरों में अच्छा नहीं लगता। बीजगुप्त श्वेतांग और यशोधरा को लेकर बाजार चला। सबसे पहले तीनों जौहरी की दुकान पर रुके। बीजगुप्त और श्वेतांग ने हीरे की अंगूठी पसंद की। सामने मोतियों का बहुमूल्य हार था। यशोधरा उस ओर देख रही थी। बीजगुप्त ने वह हार निकलवाया। देवी यशोधरा, ये हार कैसा है? बड़ा सुंदर है। आर्य बीजगुप्त, मैंने पहले इसे न देखा था, नहीं तो मणिमाला न लेकर मैं यही हार लेती। इतना कहकर उसने श्वेतांग से कहा, आर्य श्वेतांग, यह सब आपके ही कारण हुआ। जौहरी से हार लेकर बीजगुप्त ने यशोधरा के गले में पहना दिया। देवी यशोधरा, ये मेरी भेंट है, इसे स्वीकार करो। बीजगुप्त के कर स्पर्श से यशोधरा सिर से पैर तक कांप उठी। हार उतारते हुए उसने कहा, आर्य बीजगुप्त, बिना अपने पिता की आज्ञा के मैं यह स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। हार बीजगुप्त ने अपने हाथ में ले लिया। देवी यशोधरा, इस हार को स्वीकार करने में तुम्हें कोई आपत्ति न होनी चाहिए। फिर भी तुमने अपने पिता की स्वीकृति की जो बात कही है वह उचित ही है। कुमार गिरी को चित्रलेखा के व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। चित्रलेखा उनके पास आने को इतनी इच्छुक थी। वह चित्रलेखा की ओर आकर्षित नहीं हुए थे, बल्कि चित्रलेखा ही उनकी ओर आकर्षित हुई थी।
फिर चित्रलेखा में ये कुमारगिरी को चित्रलेखा के व्यवहार से अधिक आश्चर्य अपने व्यवहार पर हुआ। उन्होंने चित्रलेखा को अपने से दूर रखने का भरसक प्रयत्न किया था। फिर उन्होंने क्यों चित्रलेखा को स्वीकार कर लिया था? क्या इसलिए कि वे अपने ही अविश्वास को दूर करना चाहते थे? कुमारगिरी का क्षेत्र विजय था। पराजय की भावना उनके लिए नई थी। शायद कुमारगिरी को अपनी कमजोरी का पता था। उसी कमजोरी को दूर करने के लिए ही उन्होंने चित्रलेखा को स्वीकार किया था। उन्होंने प्रयोग किया था। वह असफल रहा। असफलता भी कितनी भयानक थी। वे अपने से तो हारे ही। वे हारे एक साधारण नर्तकी से। स्वयं अपने से पराजित होने पर उन्हें दुख था, पर उस दुख की भावना को नर्तकी से पराजित होने पर क्रोध की भावना ने दबा दिया। कुमारगिरी कह उठे, नहीं, नर्तकी चित्रलेखा को वश में करना ही होगा, पर किस प्रकार? चित्रलेखा मुझसे प्रेम क्यों नहीं कर सकती? कुमारगिरी के मन में प्रश्न उठा। शायद इसलिए कि वह एक व्यक्ति से प्रेम करती है। यदि चित्रलेखा बीजगुप्त से प्रेम करना छोड़ दे तो संभव है, नहीं निश्चय है, कि वह मुझे आत्मसमर्पण कर दे। बीजगुप्त को चित्रलेखा के मार्ग से हटाना होगा। चित्रलेखा को कुमारगिरी के स्थान पर आए हुए 2 मास से अधिक हो गए। गत घटना भी 1 मास पुरानी हो गई। इस बीच में कुमारगिरी ने अपने को संयत रखा। किंचित कमजोरी का भी प्रदर्शन उन्होंने न होने दिया। कुछ दिनों तक के लिए उनका यह विचार हो गया था कि वे चित्रलेखा को अपने पास रखते हुए भी विषय वासना को दूर रखें, पर यह भावना स्थायी न रह सकी। एक बार जो आग प्रज्वलित हो चुकी थी, वो आहुति मांग रही थी। कुमारगिरी अपने निश्चय पर दृढ़ न रह सके। उस रात के समय कुमारगिरी ने चित्रलेखा को अपने पास बैठने का आदेश देकर कहा, देवी चित्रलेखा, 1 मास हो गया। इस बीच में मैंने अपने को उठाने का प्रयत्न किया है। अब मुझसे मेरी दुर्बलता दूर हो गई, मैं ये समझ रहा हूँ। संभवतः चित्रलेखा केवल मुस्कुरा दी। कुमारगिरी ने अपने होंठ दबाते हुए कहा, मैंने सुना है कि आर्य बीजगुप्त काशी की यात्रा करने गए हैं। उनके साथ आर्य मृत्युंजय तथा उनकी कन्या यशोधरा भी गई है। क्या यशोधरा भी बीजगुप्त के साथ गई है? चित्रलेखा चौंक उठी। इस बार कुमारगिरी मुस्कुराए। इसमें आश्चर्य ही क्या है देवी चित्रलेखा? तुमने आर्य बीजगुप्त को ये कहकर छोड़ा कि यशोधरा से विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत करें। तुमने उचित किया। आर्य बीजगुप्त के लिए क्या यह उचित नहीं है कि यशोधरा से विवाह कर ले? मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती। चित्रलेखा का स्वर तीव्र हो गया। कृपा करके बीजगुप्त के संबंध में आप मुझसे कोई बात न करें। बीजगुप्त के संबंध में कोई बात न करूं? क्यों? इसलिए कि तुम बीजगुप्त से प्रेम करती हो। तुम्हें ये असह्य है कि बीजगुप्त किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करे। फिर तुमने बीजगुप्त को छोड़ा ही क्यों था? तुम समझती हो कि स्त्री को ही सब कुछ करने का अधिकार है, पुरुष को नहीं है। तुम समझती हो कि बीजगुप्त तुम्हारा दास बनकर रहे, पर यह संभव नहीं है। कुमारगिरी के स्वर में प्रतिहिंसा का एक तीखा व्यंग था। जिस स्त्री से वे पराजित हुए थे, उसको पराजित करना ही उनका उद्देश्य था। चित्रलेखा आवेश में कांपने लगी। मैंने जो कुछ किया वो बीजगुप्त के भले के लिए किया। मैं बीजगुप्त को समाज की दृष्टि से नीचे गिरा रही थी। मैंने उनको छोड़कर उनको ऊपर उठाने में सहायता दी है। यह किस प्रकार मान लूं? तुम अपने को धोखा दे रही हो देवी चित्रलेखा। जिस समय तुमने बीजगुप्त को छोड़ा था, उस समय तुमने उनको मुझसे प्रेम करने के लिए छोड़ा था। कुमारगिरी का स्वर तीव्र हो गया था। आज कुमारगिरी ने अपने में अपनी उसी पुरानी स्फूर्ति, अपनी उसी पुरानी गुरुता, अपने उसी पुराने तेज का अनुभव किया, जिसको वे चित्रलेखा के अपने जीवन में आने के बाद खो चुके थे।